हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन लिस्ट से। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वन बाय वन विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन लिस्ट को और उसके एक एक डेरिवेशन को वापस से डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके जितने भी क्लास 12th है एग्जाम्स, क्लास 12th के एग्जाम्स होंगे जो कि सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला चीज जो है वो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। अगर मैं रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला पार्ट जो आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आता है। ठीक है, क्या पार्ट आता है जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, अरे बोलना होता बच्चा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट आ गया, आपके पास कौन सा पार्ट आ गया बच्चा? रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान लेंगे जो पूरे ऑप्टिक्स में आपका बार बार यूज होगा। ठीक है, जितने भी एंगल्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो एजम्पशन लिस्ट्स हैं उसको यहां पे समझ लो कि जितने भी एंगल्स होंगे ऑल एंगल्स आर स्मॉल। क्लियर ये बात? जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सबके सब एंगल्स क्या होंगे? स्मॉल। दूसरा कि अगर फॉर स्मॉल एंगल्स, ध्यान में रखना है ये बात, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, मैथ्स वालों को ये बात पता होता है बट बायो वालों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितना भी अपना साइन आई है ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? आई। और ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है बच्चा? टेन आई। क्लियर है ये बात? ये हमेशा ध्यान रखना है। या फिर यहाँ पे आई के टर्म्स में ले लिए, बट जनरल अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा। ये एजम्पशंस बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग एपर्चर लेते हैं, ठीक है, एपर्चर क्या होता है? एक्चुअल पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। एपर्चर इज टेकन स्मॉल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। क्लियर ये बात? तो रिफ्लेक्शंस क्लियर हो गया यहां तक। ये जो चीज है क्या है, जो हम लोग एजम्पशंस बताए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो लिस्ट आ जाता है नंबर 1 डेरिवेशन लिस्ट, ठीक है, वो आता है एस्टैब्लिश द रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है? एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन F and R, focal length and radius of curvature for spherical surface। ठीक है, अब चूंकि अभी हमारा spherical surface कैसा है? रिफ्लेक्टिंग नेचर का है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक कॉन्केव मिरर बनाया है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है और सिल्वर्ड किधर है? बाहर की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं वन बाय वन प्रिंसिपल फोकस इन सबको डिफाइन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन लिस्ट है। तो ये आपको मैं मान के चलता हूँ कि ये बेसिक्स आपको क्लियर होगा। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इस पार्ट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान में ये रखने वाली बात है कि यहाँ इस केस में जब भी यहाँ से लाइट रे आता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है। किसके पैरेलल आता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलना होता है, साथ में बोलते चलिए। और रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से पास कर जाएगा बच्चा? फोकस से पास कर जाएगा। बहुत बढ़िया, करा दिया फोकस से पास। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट से नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो वो कहां से पास करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। जस्ट वेट, कहां से पास करेगा ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि जो ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल भी क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 2i। तो ये एंगल आपका भी कितना हो जाएगा? 2i। अब जरा कायदे से देखना, अगर ये i है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल i। क्लियर है? अब सवाल है कि हमको रिलेशन किसके बीच में निकालना है?
एफ और आर के बीच में। यहां से यहां तक का दूरी क्या है, फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर तक का दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रिलेशन किसके बीच में निकालना है, एफ और आर। तो कहीं ना कहीं, और इस जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट को ए ले लेते हैं। तो एपी अपर्चर है और उस अपर्चर को हम लोग क्या लेंगे, ऑलमोस्ट स्मॉल। तो एक ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल एपीएफ। अब एपी जो है, क्योंकि स्मॉल अपर्चर है, तो एपी ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। एपी ऑलमोस्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह इसको एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। अब जब हम एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेंगे इन ट्रायंगल एपीएफ, क्यों एपीएफ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे tan 2i, tan 2i इज ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, हाँ बोलो, परपेंडिकुलर कितना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं, एपी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ से, पीएफ, ठीक है। अब पीएफ आ गया, क्यों, क्योंकि हमको वो फोकल लेंथ यहीं से आएगा। अब खुद सोच के बताओ कि अगर हमको आर चाहिए, क्या चाहिए, आर, आर के लिए क्या ले लेंगे, तो हाँ बहुत बढ़िया, सोचो सोचो, एकदम सही सोचे हो। इन ट्रायंगल ए पी सी, ये ट्रायंगल अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो इस ट्रायंगल एपीसी में जरा देखिएगा ध्यान से, क्या tan आई, क्या चीज, tan आई, tan आई क्या मिल जाएगा अपने पास, देखना ध्यान से, ये tan आई बराबर AP अपॉन PC, और सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर क्या है, स्मॉल है, तो 2i जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू i, और i ऑलमोस्ट इक्वल टू, सॉरी tan 2i इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2i एंड i इज ऑलमोस्ट इक्वल टू i। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो यहां से इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, जरा देखना है यहाँ पे ध्यान से, अरे बोलना होता है। इक्वेशन 1 क्या है, AP बाई PF, और ये 2i, तो 2i बाई i, AP कट गया, क्या बचा, बोलो, PC अपॉन PF, i और i कट गया, 2 इक्वल टू PC खुद कितना है बच्चा, बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, PF कितना, F, अरे हाँ या ना बोल, एकदम हाई एनर्जी, यस गाइस कम ऑन, F इज इक्वल टू R बाई 2, यही तुम्हारा रिलेशन हो गया, किसके बीच में, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तो कोई दिक्कत, एकदम क्लियर कट एजम्पशंस ये ध्यान में रखते हुए, कोई भी रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, पर्टिकुलरली रे ऑप्टिक्स में अगर हमको कोई डेरिवेशन करना है, तो इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एजम्पशंस को फॉलो करवाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अरे यस और नो बोलना होता है, आवाज नहीं आ रही है, यस कम ऑन, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्या है, प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला, हाँ बहुत बढ़िया, मिरर फॉर्मूला, एस्टैब्लिश द रिलेशन, ठीक है। अगला जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या डेरिवेशन है, मिरर फॉर्मूला को लेकर के। अब क्या होता है मिरर फॉर्मूला, रिलेशन पता है भाई, अब 12th में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको ये थोड़ी पता है कि मिरर फॉर्मूला नहीं पता है, उसको ये तो पता होगा ना कि भाई मिरर फॉर्मूला पता है। मिरर फॉर्मूला का रिलेशन क्या होता है बच्चा लोग, फटाफट बोलो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या होता है रिलेशन, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगेन हम लोग ये स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं, फटाफट बोलो क्या बना लेंगे, स्फेरिकल मिरर, ये रहा तुम्हारे पास स्फेरिकल मिरर, बढ़िया सा मिरर है ये, ठीक है, बन गया। हाँ सिल्वरिंग करना इंपॉर्टेंट है, सिल्वरिंग करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है आपके सामने, घबराने वाली कोई बात, अरे हाँ या ना बोलना होता है, नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा रंग बिरंगी दुनिया बनाते हैं, लाइट पड़ रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल, ये सॉरी पोल, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, जल्दी बोलो, फोकस, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जल्दी बोलो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर है ये चीज, अरे हाँ या ना बोलना होता है। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट को इंसिडेंट करा दिया। अब ये क्या होगा कि यहां से कहीं रिफ्लेक्ट करके पास कर गया, ये O आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट है, I आपका इमेज पॉइंट है, क्लियर है यहाँ तक। अब जरा ध्यान देने वाली बात कि यहां से यहां तक की दूरी V, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगा U। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन का समस्या, परेशानी, उलझन, तकलीफ कुछ है, नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि हमको रिलेशन किसको लेकर के आना है, 1/v 1/u और
वन बाय एफ, जो रिलेशन लाना है उसके अकॉर्डिंग ही एजम्पशंस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल हमेशा स्फेरिकल के लिए कहां से पास करेगा, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया, बहुत बढ़िया। अब हमको ये बताओ कि ये एंगल कितना, इंसिडेंट एंगल आई, तो ये भी आई हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इस एंगल को हमने मान लेते हैं अल्फा, कितना एंगल है ये, अल्फा, बहुत बढ़िया। ये एंगल क्या है, बीटा, और ये एंगल क्या है, गामा। अब मन में ये सवाल आएगा कि अल्फा बीटा गामा क्यों लेना, सवाल है, एक चीज समझो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, v चाहिए, तो v कौन लेकर के आएगा, अल्फा। u कौन लेकर के आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गामा, क्योंकि o यहां पे है। f कौन लेकर के आएगा, f के लिए तो कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो चूंकि आपको ये सेंटर पे दिख रहा है ना ये एंगल, अरे हाँ या ना, सेंटर पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये सेंटर पे। अच्छा, एक चीज जो है ना इसमें एजम्पशंस में एक और ध्यान रखेंगे, जो ट्रायंगल का, इसको यहाँ पे यूज करना है इसलिए यहाँ बता रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, जल्दी बोलो बच्चा लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सपोज यहाँ पे आप देखो इधर ध्यान से, मान लेते हैं ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और ये मान लेते हैं कितना, 80 डिग्री है, ठीक है। तो 80 और 30, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये कितना होना चाहिए, तो 80 30 110, और ये कितना है 70, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 होगा ना, लीनियर एंगल पूरा। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे ये वाला, ये अंदर वाला 30 है, तो बाहर वाला कितना होगा, 150। अब इस एक्सटीरियर के लिए अपोजिट इंटीरियर कौन कौन हो गया, 80 और 70 वाला। तो ये याद रखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है इन अ ट्रायंगल, वो यहाँ पे भी यूज करेंगे। चलिए, अब अगेन वही वाला कंडीशंस की जो एपर्चर वगैरह है वो क्या अपना स्मॉल है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब आप एक ट्रायंगल उठा लीजिए कि इन ट्रायंगल, जल्दी बोलो हमको, अल्फा, अल्फा, अच्छा, तो इन ट्रायंगल API, कौन सा ट्रायंगल, API, API के लिए अब देखो अल्फा क्या है, एक्सटीरियर, और ACI, ACI इसके इस अल्फा के लिए अपोजिट इंटीरियर कौन है, बीटा प्लस आई, बहुत बढ़िया। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस आई, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इन ट्रायंगल AOC, कौन सा ट्रायंगल, AOC, हाँ बहुत बढ़िया, AOC, इन ट्रायंगल कौन सा, AOC, जो आपका बीटा है वो किसके बराबर है, जरा ध्यान से समझना, बीटा गामा प्लस आई के बराबर है, OAC, ये एक ट्रायंगल, इसका बीटा के लिए अपोजिट इंटीरियर कौन कौन है, गामा प्लस आई। अभी ये भी समझा रहे हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, बीटा इक्वल टू गामा प्लस आई। अब देखो ध्यान से, तुम्हारा जो अल्फा है वो क्या लेके आएगा, अल्फा कहीं ना कहीं इमेज डिस्टेंस को लेके आ रहा है, चाहिए अपने को। तुम्हारा जो बीटा है वो रेडियस को लेकर के आ रहा है। बोलोगे सर रेडियस क्यों चाहिए इक्वेशन में, 1/g + 1/u = 1/f के रिलेशन में सोचना है तो बीटा जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेके आएगा, और अभी हम लोगों ने यहां सीखा कि f = r/2 होता है, तो इसको यहां से यूज कर लेंगे। अब गामा क्या लेकर के आएगा, गामा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकर के आएगा, लेकिन ये क्या, आई क्या लेके आ रहा है, आई कुछ नहीं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन 1 इस इक्वेशन 2 को माइनस करो, तो क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस गामा। क्लियर ये बात, तो अल्फा प्लस गामा किसके बराबर आ गया, 2 बीटा। क्लियर ये बात, अल्फा प्लस गामा किसके बराबर आ गया, 2 बीटा। अब जब अल्फा प्लस गामा 2 बीटा के बराबर आ गया, तो यहां पे देखो ध्यान से कि अगला हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो अब वही चीज है कि tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, AP/PI, जो कि ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा। tan बीटा, क्या चीज, tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, AP/, जल्दी बोलो, PC, और ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा, और tan गामा
हाँ बोलना होता है, अच्छा सही बोल रहे हो, tan गामा क्या हो जाएगा, AP अपॉन PC, जो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, गामा, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए। अब जो आपका ये इक्वेशन ए है, इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो। अल्फा कितना, अल्फा कितना है, AP बाई PI, ठीक है। गामा कितना है, AP अपॉन PC इज इक्वल टू टू बीटा, टू बीटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू AP बाई PC, तो AP 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 कैंसल आउट हो गया, 1 बाई PI, 1 बाई PI वो खुद क्या है, इमेज डिस्टेंस B, PC क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, 2 अपॉन PC कौन सा, 2 अपॉन PC, तो 2 अपॉन PC क्या है जी, PC क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो 2 बाई R खुद 1 बाई F होगा, क्या दिया हुआ अपने पास, ये पता है ना कि F इज इक्वल टू R बाई 2 होता है, तो 2 बाई R उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, 1 बाई F, तो ये ध्यान में रखना है कि 1 बाई V प्लस 1 बाई U इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई F, और ये चीज इसमें while using numericals, while using numericals put प्रॉपर साइन कन्वेंशन, क्या पुट करेंगे, प्रॉपर साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, बोलो यस और नो, कोई दिक्कत समस्या कष्ट परेशानी उलझन रह गया तो बताओ। और यहां से एक और चीज होता है कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो होता है माइनस V बाई U, आप इसमें भी साइन कन्वेंशन वापस से पुट करेंगे, क्लियर है। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया, क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन का समस्या परेशानी उलझन दिक्कत तकलीफ। चलिए अब जो आ जाता है अपने पास डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाता है, अगला तीसरा नंबर का डेरिवेशन जो है वो है फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल, कौन सा एंगल, जल्दी बोलो, फाइंडिंग क्रिटिकल एंगल। अब देखिए यहां पे ध्यान से, तो क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन क्या होता है कि लाइट रे कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर टू रेयरर, लाइट रे कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर टू रेयरर, तो जब डेंसर से रेयरर जाता है तो लाइट क्या करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। तो लेट्स सी, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक सरफेस बनाता हूं, क्या बनाऊंगा, सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा सा सरफेस बना दिया, ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है। अब बताओ बच्चा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ2, यहां तो कोई दिक्कत, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब यहां से अपना एकदम मस्त इंसिडेंट लाइट रे गया, ठीक है, तो पहले तो आप क्रिटिकल एंगल के बारे में सोचते हैं कि क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल उस एंगल को कहते हैं, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल एंगल उस एंगल को कहते हैं, कौन सा एंगल, इंसिडेंस वाला या रिफ्रैक्टेड एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, अरे बोलो कौन सा एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत कंफ्यूजन का समस्या परेशानी है तो बताइए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एकदम ऐसे एक नॉर्मल बन गया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बना लिया, कुछ ऐसा नॉर्मल, क्लियर है ये चीज, अरे हाँ या ना। अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, और जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बनाता है तो उस समय जो इंसिडेंट एंगल होता है वही क्रिटिकल एंगल होता है। और स्नेल्स लॉ जो है इसी दिन के लिए पढ़े थे कि क्या होगा, स्नेल्स लॉ कौन से सरफेस पे, ए बी सरफेस पे, स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस ए बी, फटाफट बोलो, ए बी सरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगा दिए तो यहां से क्या लिख सकते हैं, μ1 इंटू साइन आईसी, μ1 इंटू साइन आईसी, इस सरफेस के लिए क्या लिखोगे, μ2 इंटू साइन आर, बोलो यस। अब जब यहां से μ1, अच्छा साइन आईसी निकालना है, μ2 तो दी, μ2 है, साइन आर, आर कितना 90 डिग्री, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहां से साइन IC बराबर क्या आ जाएगा μ2 बाय μ1, और IC इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा लोग, अरे बोलना होता है साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगला जो आता है इसमें क्लियर है ये चीज। चलिए अगले डेरिवेशन लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या है अगला, अरे जल्दी बोलना होता है, पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। ठीक है, पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। इसका एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने वाली बात है कि एक ग्लास स्लैब बना देते हैं। क्या बना देंगे, एक ग्लास स्लैब बना देते हैं। तो ये आपका कुछ एक ग्लास स्लैब हो गया यहाँ पे एकदम बढ़िया सा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक इंसिडेंट लाइट बनाते हैं, बढ़िया सा इंसिडेंट लाइट। देखो इधर ये इंसिडेंट लाइट आया, यहां क्या बनाया हमने, एक नॉर्मल बनाया। दिख रहा है ये एंगल कितना I। अब यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अब क्या हुआ, अगेन इस सरफेस पे भी क्या होगा, लाइट रे रिफ्रैक्ट करके बाहर जाएगा और इस एंगल को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट एंगल। कोई दिक्कत, इस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल R1, और ये वाला एंगल कितना होगा R2। अब बाय ज्योमेट्री जरा ध्यान में रखिएगा कि R1 इज इक्वल टू क्या है बच्चा R2। अब AB सरफेस CD सरफेस, ये पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब हो गया। इसमें हमको एक्चुअली क्या निकालना होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब पहले समझते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या। अच्छा, यहां ये ध्यान में रखना कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हम लोग क्या नोट कर लेंगे, स्मॉल r की वैल्यू। अब यहां लैटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो अगर सुनो ध्यान से, अगर इस सरफेस AB इसको नहीं मिला होता, क्या नहीं मिला होता, AB सरफेस नहीं मिला होता, तो ये लाइट रे क्या होता, सीधा इस तरीके से चला जाता जैसा जा रहा था। अरे हाँ या ना, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा कि हम लोग एक्चुअली निकालने क्या जा रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालने जा रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग क्या रहे हैं, L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, L से। होता क्या है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहां से ये वाला जो लाइट है ये इमर्जेंट है, इंसिडेंट रे जो अपना पाथ था उस पाथ को फॉलो करता, अगर ये AB बीच में नहीं आता तो यहां से ये वाला एंगल जो है ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। और ये दे दिया है कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब क्या बच्चा, T। अब एक बात बताओ, ये पूरा I था, ये R1 है जो कि बाद में R है, तो ये एंगल कितना बनेगा, I माइनस R। कोई दिक्कत, सवाल है जरा देखो ध्यान से कि इस पॉइंट को मैं P कह देता हूं और इस पॉइंट को Q कह देता हूं। ठीक है, अब देखना है यहां पे ध्यान से, दो ट्रायंगल बन रहा है, ये PQ, इसको कह लो R, इसको कह लो S। ठीक है, अब आपके पास दो ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले सुनो कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, SPQ। कौन सा ट्रायंगल, जल्दी बोलो, SPQ। तो ये जो ट्रायंगल SPQ लिए हैं, कौन सा ट्रायंगल लिए जी, SPQ, इसमें आपका SP का वैल्यू दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं। अब देखो क्यों निकाल रहे हैं PQ, फील करना इस बात को कि यहां पे ये S1 क्या है, सॉरी ये S, ये R, ये SRQ, तो जो SQ है वो इसके लिए क्या काम करेगा, हाइपोटेनियस का काम कर रहा है।
SPQ के लिए भी SQ क्या है, हाइपोटेनियस है, तो इन ट्रायंगल SPQ ये एंगल मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज कर सकते हैं cos r। क्या यूज कर सकते हैं, cos r। cos r का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, cos r बेस क्या है इसके लिए, SP, कोई दिक्कत। और ये क्या है, SQ, क्लियर है। तो SQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए, SP अपॉन SQ, ठीक है। तो SP का वैल्यू तो T है, तो SQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T बाई cos r, कोई दिक्कत। अब ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल SRQ, कौन सा ट्रायंगल, SRQ। अब जरा बताइए कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ I माइनस आर, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ I माइनस आर। तो साइन ऑफ I माइनस आर क्या हो जाएगा, बताओ, अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, साइन ऑफ I माइनस आर जो है वो क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, अरे बोलना होता है, साइन ऑफ I माइनस आर बताइए क्या हो जाएगा, QR, सॉरी लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये साइन ऑफ I माइनस आर, ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट L है, ठीक है, L डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, SQ, क्या लिख सकते हैं, SQ, क्लियर है ये चीज। तो साइन, अब अपने पास L क्या आ गया, अरे बोलना होता है, बोलना होता है, जल्दी बोलो, L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर SQ इंटू साइन I माइनस आर। अब L SQ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है ये, T बाई कॉस आर, T बाई कॉस आर इंटू साइन ऑफ I माइनस आर, अरे हाँ या ना बोलो, तो T साइन I माइनस आर होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कॉस आर। कोई कंफ्यूजन यहां तक, तो ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया, किसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का आ गया। अब अगर जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, कि एक चीज रिलेशन आता है कि एंगल्स स्मॉल है, एंगल्स क्या है, स्मॉल है, और इफ μ1 बराबर 1 μ2 बराबर म्यू, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आई, और एंगल्स स्मॉल है, क्या है एंगल्स, एंगल्स स्मॉल है, तो आई बराबर क्या लिखा जा सकता है, म्यू आर, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल्स स्मॉल कर लो, तो साइन आई माइनस आर खुद क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही है ना ये, तो एल इंटू टी आई माइनस आर, और जब एंगल्स स्मॉल होते हैं तो कॉस आर का वैल्यू, ठीक है, इस बात को भी यहां पे नोट कर लो, ठीक है, कहां पे नोट करेंगे, ये कि अगर cos थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है स्मॉल एंगल्स के लिए 1, जैसे जैसे जो यूज करता जाएगा उसको आगे बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए ध्यान से, तो L इज इक्वल टू टी इंटू आई माइनस आर डिवाइडेड बाई, ये तो सिंपल ऐसा ही रह जाएगा, तो R को यहां से क्या लिखा जा सकता है, I बाई म्यू, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग यहां से नोट करेंगे, L इक्वल टू टी आई माइनस आर की जगह पे I बाई म्यू, तो लैटरल शिफ्ट फॉर स्मॉल एंगल्स इज 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो ये आपका फॉर स्मॉल एंगल्स, कौन सा एंगल, स्मॉल एंगल, और ये क्या था, जनरल रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है बच्चा, ये आपका जनरल रिलेशन है, यहां तक कोई दिक्कत, देख लो एक बार, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपका पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिस्ट आता है वो आता है आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, किसका आता है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा होता है, देखो ध्यान से, एक ऐसा सरफेस है, ये जो भी डिस्टेंस है यहीं से मेजर किया जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2,
ठीक है, इसको P डिनोट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि लाइट यहां गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 पहले ही दे रखा है। ठीक है, यहां एक नॉर्मल बना, ये जो नॉर्मल होगा कहां से पास करेगा, इसके सेंटर से, इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर r कह देते हैं। अब यहां पे ये लाइट क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये जो फाइनल एंगल है इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, फाइनली यहां पे कन्वर्ज किया, जो इमेज पॉइंट बनाया। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये एंगल क्या है, I, ये एंगल क्या है, R। कोई दिक्कत? अगेन ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और ये एंगल गामा। ठीक है, देखो हमको रिलेशन क्या है प्रूफ करना है। ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिलेशन है। किसके लिए है, टॉपिक को ऊपर लिखना था, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब जरा देखना है यहां पे ध्यान से कि ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये रिलेशन हमको प्रूफ करना है। अब P से I तक का जो डिस्टेंस है वो v है, P से O तक का जो डिस्टेंस है वो u है, और P से R तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी इसको एक चीज समझो, यहाँ ये एक्चुअली क्या होगा, सेंटर होगा, और P से C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए, तो सबसे पहला चीज है कि आपको स्नेल्स लॉ तो पता है कि सबसे पहला काम, रिफ्रैक्शन जहां दिखे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं बोलो, स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो जब आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, जरा बताइएगा। अरे बोलना होता है, बोलो, अरे हाँ या ना, μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। फिर से वही एजम्पशंस कि एंगल्स स्मॉल है, क्या एंगल्स, एंगल्स आर स्मॉल। तो एंगल्स अगर स्मॉल है तो μ1 आई बराबर μ2 इंटू आर। लेकिन इससे तो हमारा रिलेशन नहीं आया, आया क्या, देखते हैं, कुछ करते हैं। अब अगेन फिर से वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना शुरू करेंगे। आर यू गाइस रेडी, पक्का वाला, लेट्स स्टार्ट। तो आप एक प्रॉपर्ली इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें, ए सी आई, ए सी आई के लिए बीटा आपका कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो बीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आर प्लस अल्फा। कोई दिक्कत? और दूसरा ट्रायंगल ले लो, देखो बीटा इक्वल टू आर प्लस अल्फा इन ट्रायंगल, अगला कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, एओसी। कौन सा ट्रायंगल, एओसी। एओसी में जरा देखिएगा ध्यान से, एओसी, अरे बोलो कौन सा ट्रायंगल, एओसी। अरे हाँ या ना बोलो ना, कौन सा ट्रायंगल, एओसी में एक्सटीरियर एंगल कौन है, अरे बहुत बढ़िया, आई। तो आई बराबर और कुछ नहीं है, वो क्या है, गामा प्लस बीटा। क्या है, गामा प्लस बीटा। अब तुमको आई तो आ गया, लेकिन एक मजेदार बात है कि आर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फा। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये रिलेशन ए रिलेशन मान रखे हैं। ठीक है, फिर से यहां पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, क्या करेंगे जरा देखिए, बताइए। तो tan अल्फा जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा है, उसको क्या लिखेंगे, AP बाय पी आई। अरे ट्रायंगल में देखो ना,
एपी अपॉन पी आई। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरीके से tan बीटा के बारे में बता बच्चा, फटाफट बताओ। tan बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा। tan बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा। और ये किसके बराबर होगा? एपी अपॉन पीसी के। एपी अपॉन पीसी। ठीक इसी तरीके से tan कौन बच गया? गामा। tan गामा किसके बराबर आ जाएगा? अरे बोलना होता है एपी अपॉन एपी अपॉन एपी अपॉन पीओ। क्लियर है यहां तक? चलिए, tan गामा भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा? गामा। अब हम लोग एक काम करते हैं, आई और आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? आई इक्वल टू गामा प्लस बीटा है, ठीक है। अब जो रिलेशन म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर था, तो म्यू1 इंटू गामा प्लस बीटा, क्योंकि आई तो यही है, बराबर म्यू2 इंटू आर। आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे? बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए यहां पे ध्यान से, गामा को क्या लिख सकते हैं? एपी अपॉन पीओ। बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू म्यू2। बीटा की जगह पे यहां क्या लिखेंगे? एपी अपॉन पीसी। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? एपी अपॉन पी आई। खत्म खत्म खत्म। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। म्यू1 अपॉन पीओ। पीओ क्या है? माइनस यू, ये ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, यहां पे साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, और जब वैल्यूज न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तब भी साइन कन्वेंशन की बात करेंगे यहां पे, ठीक है। तो माइनस म्यू1 बाय माइनस यू। अब यहां तक क्या आ जाएगा? अरे हाँ या ना बोलो। प्लस म्यू1 बाई पीसी, इधर की तरफ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ जाएगा वो प्लस आ जाएगा, इक्वल टू म्यू2 बाई पीसी, म्यू2 बाई आर माइनस 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 क्या हो जाएगा? यहाँ पे एपी की बात कर रहे हैं ना, तो एपी, तो म्यू1 अपॉन पी आई। पी आई इमेज डिस्टेंस है v। तो जब इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ तो एक मिनट, ये म्यू1 नहीं होगा, ये म्यू2 होगा, माय फॉल्ट। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। और अगेन जब वैल्यूज पुट करेंगे न्यूमेरिकल में, वैल्यूज आर अगेन पुट किसके साथ? अगेन पुट विथ साइन कन्वेंशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। और सीबीएसई में इस तरीके का सवाल आता है कि पहले इसको डिराइव करो और इसको यूज करते लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करो। अब याद कैसे रखना है? देखो, इमेज कौन से मीडियम में बना? म्यू2, तो म्यू2 बाई वी। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था? म्यू1 में, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा? म्यू1 बाई यू, तो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 पहले था, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। ये फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। अब जो स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट करेंगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आर यू गाइस रेडी? चलिए, तो एक्चुअली पहले समझते हैं कि लेंस बनता कैसे है, ठीक है। हमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला देखा था, क्या था वो? म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। एक्चुअली जो लेंस बनता है, क्या बनता है? लेंस, वो लेंस आप इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं दो सरफेस, कैसा सरफेस? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, एक लेंस ऐसा दूसरा ऐसा बना दिए, तो ये क्या बन गया? आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंबाइंड होके क्या बनता है? लेंस। तो लेंस बनाने के लिए कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस? दो। बोलो कितने? दो। अच्छा, एक सरफेस के लिए आपको फॉर्मूला पता था, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। अब यहां क्या होगा बच्चा लोग? देखो यहां पे ध्यान से,
पहला सरफेस दिख रहा है, ठीक है, तो सर डिजाइन चेंज करते हैं, और एक आपके पास एक दूसरा सरफेस भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट करेगा। कितनी बार करेगा जल्दी बोलो? 2 बार। आर यू गाइस रेडी? चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ जो आपका लाइट है वो कितनी बार रिफ्रैक्ट करेगा? 2 बार करेगा। और अब इस बात को समझो कि ये पहला सरफेस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R2। घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहां क्या होगा कि पहले सरफेस का जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। यस और नो? तो यही बात यहां पे मेंशन कर लेंगे कि इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस will behave as an object for second surface, जो कि फिर फाइन एंड इट विल फॉर्म कौन सा इमेज? फाइनल इमेज इन मीडियम 2। कौन से मीडियम में? इन मीडियम 2। क्लियर ये बात? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सॉरी इन मीडियम 2 नहीं, वेट मिनट, इन मीडियम μ1, μ2, μ1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। अब यहां हम क्या बनाते हैं, आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इस तरीके से, ठीक है, यहां से लाइट गया, फाइनली आपका इमेज यहां बन गया। ये डिस्टेंस जो है वो I है, यहां वाला डिस्टेंस आपका क्या है? O है, ठीक है। 3D सरफेस रहा हो, तो अगर हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला लगाएं, कौन से सरफेस का? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस? जल्दी बोलो। रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है, कि फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो क्या हो जाएगा? तो पहले सरफेस के लिए लगाते हैं, तो पहले सरफेस के लिए मान इमेज किस में बना? μ2 में। कितने दूरी पे? मान लेते हैं μ2 बाई v डैश माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। यहां तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन का समस्या, परेशानी? अब जो ये v डैश है ये दूसरे सरफेस के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर कौन सा सरफेस? सेकंड सरफेस। तो जब सेकंड सरफेस के लिए काम करेंगे, कौन से सरफेस के लिए काम करेंगे? सेकंड सरफेस के लिए, तो क्या मिल जाएगा अपने पास यहां से कि एकदम ध्यान से समझिएगा, सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाओ। फाइनल इमेज कहां बन रहा है? μ1 पे। फाइनल इमेज कितने दूरी पे बन रहा है? v पे। माइनस μ2 बाई क्या आ जाएगा? ये v डैश। क्या आ जाएगा? μ2 बाई v डैश बराबर μ1 माइनस μ2 बाई r2। और अब हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब जब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा? μ2 बाई v, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, μ2 बाई v डैश, μ2 बाई v डैश कट जाएगा, तो बचेगा क्या? μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब थिन लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? थिन लेंस फॉर्मूला कहे या ना कहे, दूसरा तरीका भी समझ सकते हैं कि 1 बाई v माइनस 1 बाई u क्या होता है? 1 बाई f। और ऐसे अगर नहीं समझना तो ये समझो कि अगर u इंफिनिटी है तो v क्या है? फोकल लेंथ है, यहां से भी यूज कर सकते हैं। तो यहां कॉमन ले लो μ1, 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अच्छा 1 बाई v माइनस 1 बाई u क्या हो जाएगा? μ1 इंटू 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान रखने वाली बात यह है कि μ2 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है बच्चा। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लेंस का है। और μ1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। तो यही आपका क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। और ये कैसा लेंस मेकर्स? थिन लेंस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि मानते हैं कि दो लेंस के बीच में, दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, तभी तो जो v डैश है वो दूसरे वाले के लिए क्या है? u है। आया समझ में? अब समझो यहां पे ध्यान से, यहां पे जब हम लिखे 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये ध्यान रखने वाली बात है कि μ2 आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली इसका जो फोकल लेंथ आया है वो यहां से आया है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है। ये फॉर्मूला आप जब दो लेंस बनाने जाते हैं तो उस दो लेंस के लिए कौन सा सरफेस यूज किया जाए, कितने रेडियस का यूज किया जाए, वो यहां से पता चलता है। क्लियर है यहां तक? एनी कंफ्यूजन? चलिए, तो आपका ये क्या हुआ? लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी खत्म हुआ। अगला जो आ जाता है डेरिवेशन, वो आपका क्या आता है? प्रिज्म का डेरिवेशन आता है। क्या आता है? प्रिज्म का। तो सबसे पहला चीज समझते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म भाई एक ऐसा सरफेस है जो लाइट रे को डेविएट करने के काम आता है, और इसके साथ साथ लाइट क्या होता है, ठीक है, टर्न करने के भी काम आता है, टीआईआर वगैरह को भी फॉलो करता है। तो जरा सा इस चीज को समझेंगे कि मैंने क्या किया, ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। ये आपका क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको मैंने ए रखा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? डेविएशन थ्रू प्रिज्म, डेविएशन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। अब यहां क्या है देखिए ध्यान से, ये मानते हुए कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फिर अगेन बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब म्यू2 म्यू1 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां मस्त क्या हुआ? लाइट गया, क्या हो रहा है? रेयरर से डेंसर, नॉर्मल की तरफ गया, ये एंगल आई, ये एंगल कितना? R1। ये रिफ्रैक्टेड रे किधर भी जा सकता है। अभी अगेन यहां नॉर्मल बनाया हमने, इसको क्या कह देंगे? R2, और फिर फाइनल लाइट रे निकल गया, जिसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। क्लियर है? क्योंकि यहां पे अब आप इस बात को समझिए कि ये P Q R, इस पॉइंट को हमने S रख दिया, इस पॉइंट को हमने T रख दिया। क्लियर है ये बात? तो मस्त अपना इंसिडेंट एंगल जो था वो किधर जा रहा था? जा रहा था भाई मस्त, तो इसको इधर चले जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फाइनली जो इमर्जेंट गया वो किधर गया? ये इस तरफ गया। तो अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान से समझना है कि ये जो एंगल है यही आपका क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है ये बात? अब समझिए कि आपका ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये एंगल जो है ये I माइनस R1 है, क्योंकि ये पूरा I होता। ये एंगल क्या है? E माइनस R2। ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिएगा और, अब यहां पे हम लोगों को क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? डेविएशन। तो यहां पे STR, इसको मान लेते हैं U। तो जरा गौर से देखिए कि इन ट्रायंगल क्या यूज कर लेंगे? SUT। जो आपका डेल्टा है वो एक्सटीरियर एंगल है। डेल्टा कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए डेल्टा क्या हो जाएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, E माइनस R2। तो डेल्टा यहां से क्या आ जाएगा? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। क्लियर है ये बात? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेविएशन का जनरल फॉर्मूला।
अब सवाल है कि कुछ और कर सकते हैं क्या? ठीक है, देखते हैं कुछ और कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये एंगल क्या होगा, सिर्फ ये एंगल। क्या ये एंगल, आप इस बात को समझिए कि इसको अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, समझना है बस कि x i माइनस r1 और r1 को जोड़ दें तो ये क्या 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये नॉर्मल ही तो है, आगे सरफेस का नॉर्मल है। तो x प्लस आई माइनस r1 प्लस, देखो यहाँ पे ध्यान से, x प्लस आई माइनस r1 प्लस r1 बराबर कितना है 90 डिग्री। तो ये और ये कट गया, तो x कितना आ जाएगा 90 माइनस आई। ठीक इसी तरीके से ये एंगल y कितना आ जाएगा, देखो यहां पे ध्यान से कि y प्लस ई माइनस r2 प्लस r2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, माइनस r2 प्लस r2 कट गया, अरे हाँ या ना बोलो। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस ई, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस ई। अब देखो यहां पे ध्यान से कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PST, कौन सा ट्रायंगल PST, ए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए प्लस एक्स प्लस आई माइनस r1 प्लस y प्लस ई माइनस r2 कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, आया ना। ए को ए लिख दो बच्चा, एक्स को क्या लिखोगे बोलो, बहुत बढ़िया, एक्स को अरे बोलना होता है, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, 90 माइनस आई प्लस आई माइनस r1 प्लस y कितना है, अरे y को क्या लिखेंगे 90 माइनस ई प्लस ई माइनस r2 बराबर 180 डिग्री। अब 90 90 180 कट जाएगा, माइनस ई प्लस ई स्वाहा, माइनस आई प्लस आई कट गया, ए बराबर क्या बचा r1 प्लस r2, ये ध्यान में रखना है। अगर इस सरफेस पे होता तो ये वाला एंगल हो जाता, इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल इस एंगल के बराबर, इस सरफेस के लिए तो यहां और यहां का समेशन इसके बराबर, अभी इस दो सरफेस के बीच में हुआ तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो a बराबर कितना आ गया r1 प्लस r2। अब a बराबर r1 प्लस r2 आ गया, अब क्या काम करेंगे देखो यहाँ पे ध्यान से, तो डेल्टा का रिलेशन क्या था अपने पास I प्लस ई माइनस r1 प्लस r2, तो अब r प्लस इसको क्या लिख सकते हैं a, तो यहां से आपका जो डेविएशन है डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा I प्लस ई माइनस ए, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब यहां आता है बच्चा कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्या आता है कंडीशन ऑफ कौन सा डेविएशन मिनिमम डेविएशन। अब ये क्या होता है लेट्स सी, तो भाई मिनिमम डेविएशन की ऐसे समझेंगे जब इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाए इमर्जेंट एंगल, दूसरा दोनों रिफ्रैक्टिव एंगल क्या हो जाए सेम हो जाए, तीसरा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है कौन सा रे रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू, जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो क्या हो जाएगा पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाए, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। यहां तो कोई कंफ्यूजन का समस्या परेशानी उलझन दिक्कत तकलीफ क्लियर है, तीनों में से कुछ भी है वो सब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है, कौन सा डेविएशन कंडीशन है मिनिमम डेविएशन। तो अगर आप जनरल फॉर्मूला क्या था डेल्टा का I प्लस ई माइनस ए, तो अगर डेविएशन मिनिमम है तो I प्लस ई, दोनों I और E सेम हो जाएगा, I प्लस ई क्या हो जाएगा 2I माइनस ए, 2I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, I इक्वल टू कितना आ गया डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आपको पता है कि a और कुछ नहीं r1 प्लस r2 है, और मिनिमम डेविएशन के केस में अरे बोलना होता है r1 और r2 दोनों क्या है सेम है, तो a बराबर 2r, तो r बराबर क्या लिखेंगे यहां से हम लोग a बाई 2 लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा है। अब यहां जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है।
तो R बराबर क्या आ जाएगा, a/2। अब यहां समझो ध्यान से, ठीक है। अगर हम स्नेल्स लॉ लगा दें, कौन सा लॉ लगा दें, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाने के लिए क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल टू, या फिर अच्छे से अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं यहाँ पे इस सरफेस के लिए 1 इंटू साइन आई बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन आर। ये बात समझ में आया, अरे हाँ या ना बोलो। तो 1 इंटू साइन आई बराबर क्या आ जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब स्मॉल एंगल्स की भी बात अगर हम कर लें तो देख लेते हैं, पहले तो जनरल की बात करें तो आई का वैल्यू कितना है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार देखो ध्यान से, डायरेक्ट यहां लिखते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। अब आई की जगह पे यहां देखो ध्यान से, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। क्लियर है यहां तक। और अगर यही चीज स्मॉल एंगल के लिए प्रिज्म हो, स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री तक के लिए हो, तो डेविएशन क्या होता है, डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। डायरेक्ट कैसे, देखो ध्यान से, डेविएशन का जनरल फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, दोनों एंगल सेम है, 2i माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2r। अरे हाँ या ना। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, आई बाई आर, आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 म्यू आर माइनस 2r, म्यू कॉमन ले लो, लिख सकते हैं, सॉरी म्यू कॉमन नहीं लेंगे, आई को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर माइनस 2r। यहां से क्या पता चला कि डेल्टा इक्वल टू 2r म्यू माइनस 1, और 2r की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a, तो मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा, a इंटू म्यू माइनस 1। ये किसके लिए होगा, स्मॉल एंगल्स के लिए, ये जनरल। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रहेगा, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है उसका डेरिवेशन अगले लेक्चर में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। ओके।